हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचैंट्स। आज हम सेट 2 के साथ आ गए हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट 2020 का प्रिपरेशन जो है दिसंबर पेपर है आप लोगों का। और जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी डेट्स अनाउंस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हमने सेट 1 कर लिया है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है सेट 1, उसको प्रिपेयर कीजिएगा। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉरी बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था और उसके साथ ही साथ उन्होंने कमेंट भी किया था कि हमें रिसर्च और मैनेजमेंट इंक्लूसिव से भी क्वेश्चंस लाइए बहुत सारे। तो हमने कोशिश किया है, हर एक हमें तो 10 यूनिट्स, टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, तो उनको सबको लेके चलना पड़ता है। फिर भी हमने रिसर्च और मैनेजमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। हर सेट में हम नए नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन के साथ साथ आपका ये सब जो भी हम प्रिपेयर करें, दीज आर सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसी एरिया में से, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने 15th क्वेश्चन तक किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से स्टार्ट होता है। समग्र शिक्षा अभियान, एसएसए बोला जाता है इसको, ये कब लॉन्च किया गया? वाज लॉन्च्ड ऑन 15th मई 2018, 25 25th मई 2018, 15th जून 2018, 25th जून 2018। तो जो लोग भी आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सा पॉज करके अपने आप आंसर याद कर सकते हो, फिर आंसर कर सकते हो। अपने आप ही इवेलुएट करना, ठीक है। जो भी आपका स्कोर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सो दैट वी विल आइडेंटिफाई कि कितने सारे स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं और कितना इफेक्टिव हो पा रहा है हमारा सेट। उस हिसाब से हम नेक्स्ट जो सेट लाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल या फिर लो लेवल लाएंगे, वो हम डिसाइड करें, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर देख लिया होगा, आंसर क्या होगा? तो डेफिनेटली 25 मई 2018। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन। देखिए क्यों इंटीग्रेटेड की जरूरत पड़ी। स्कूल में पहले तो आप सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में, ठीक है, क्लास मतलब जो कि प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी अपर प्राइमरी तक पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 to 8 आप पढ़ाओगे। फिर 8 टू जो मतलब क्लास 8 से लेकर के जो आप इसी के अंडर में होता है ना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर आप जब 8 साल यानी कि जो आपका रमसा स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका हायर एजुकेशन तक यानी जो सेकेंडरी तक आपका रमसा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आरएमएस से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे, फिर आपका रूसा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग तरीके से हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था। यहाँ पे एसएसए को देखो, फिर रमसा को देखो, फिर रूसा को देखो, अलग अलग देखने को पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको मिला दिया कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, एक ही प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, और वो भी स्कूल में एक और कॉलेज में एक। ये स्कूल में 1 to 8 देखता था, फिर ये 8 to 12 ऐसे करके सेकेंडरी देखता था। तो उन्हें दिक्कत होती थी कि एक संभालेगा प्राइमरी एलिमेंट्री और एक संभालेगा सेकेंडरी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। पूरा स्कूल एजुकेशन को एक ही स्कीम का नाम देते हैं और एक ही स्कीम उसको डील करेगा, स्कूल एजुकेशन, जिसका नाम दे दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। ये सबको एक साथ मिला दिया, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड बोला गया। अब इसमें कौन कौन आते हैं? सर्व शिक्षा अभियान आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है, और टीचर एजुकेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन तक जो टीचर लोग हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में और हाई स्कूल में हैं, उनको ये डील करता है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। अब समझ में आया क्यों इंटीग्रेटेड स्कीम है। अब इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25th मई 2018 बाय द देन यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री हुआ करता था, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। तो उस टाइम के उसके यूनियन मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और इसका एम एक ही है, वो है स्कूल इफेक्टिवनेस। कोई भी चीज हो, हमें इफेक्टिव चाहिए, यानी कि हमें रिजल्ट चाहिए, उसमें कुछ इंपैक्ट आना चाहिए, ठीक है। स्कूल एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन रिसर्च का क्वेश्चन है। A researcher selects 20 boys out of 100 and 20 girls out of 80, ठीक है। मतलब कि समझिएगा अच्छे से, 20 स्टूडेंट्स, 20 बॉयज को उन्होंने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 100 एंड 20 गर्ल्स फ्रॉम 80, एज इट सैंपल थ्रू अ सैम्पलिंग टेक्निक विच इज
समझिएगा अच्छे से, एक रिसर्चर ने क्या किया, 100 लड़कों में से 20 लड़के उन्होंने चूज किया और 80 लड़कियों में से 20 लड़कियां उन्होंने चूज किया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, जो सैम्पलिंग है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा जो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे बिकॉज ऑफ वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कमेंट में हमें लिख सकते हो। as much as you will comment then I will definitely get to your question and give you the correct answer। हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे हम कमेंट बॉक्स में। और अगर लगे कि ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए, जो रैंडम सैम्पलिंग होता है इसका मतलब ये होता है कि हियर ऑल द सैंपल्स ऑल द पॉपुलेशन, जो भी इसमें इसके अंडर में आते हैं, ऑल द पीपल अराउंड दिस ग्रुप, they feel that they have equal opportunity for being selected as a sample। ठीक है, उनको एक फेयर और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उन्हें ये लगता है कि हमें कभी भी सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी ये रैंडमली होता है, कोई पर्पसफुली नहीं होता है, रैंडमली किया जाता है। अब रैंडम सैम्पलिंग हो गया आपका दो प्रकार का, ठीक है। एक हो जाएगा आपका सिंपल रैंडम और एक हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ठीक है। सिंपल रैंडम में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सिंपल जैसे हम चिट डालते हैं ना, एक बॉक्स में चिट डालते हैं, जिसका जो नंबर आएगा या फिर जिसका जो टॉपिक आएगा या फिर जिसका जो गाना आएगा वो गाएगा, जो भी रैंडमली आता है वो है सिंपल रैंडम। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रटा मीन्स होता है ग्रुप। जैसे कि स्ट्रटा क्या हो गया, कोई भी स्ट्रटा, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, पुअर रिच, ठीक है, मैरिड अनमैरिड। तो इस प्रकार के हम स्ट्रैटा करते हैं। स्ट्रैटा मींस डिवीजन, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, पहले हम डिवाइड करेंगे मेल और फीमेल को, फिर मेल में से हम रैंडमली चूज करेंगे किसी को भी, जो हमने जैसे चीट में बताया ऐसे, और फीमेल को भी इधर अलग कर दिया, फिर इनको भी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी डिवाइडेड है दो प्रकार से, एक है प्रोपोर्शनेट जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और एक है डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज प्रोपोर्शन में करते हैं, जैसे कि 1:1 प्रोपोर्शन, ठीक है, 2:2 प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन मतलब कि दोनों तरफ से आपको बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। जो रेशियो होगा आपका वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब बैलेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इसमें से दो और इसमें से तीन। कैसे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है उसको समझते हैं। अब देखिए 20:100, इसका मतलब है 100 में से उन्होंने 20 सिलेक्ट किया बॉयज का, और यहाँ पे सिलेक्ट किया 20:80, राइट, गर्ल्स में से। तो इसका क्या हो गया, 1:5 प्रोपोर्शन हो गया, 1:5। लेकिन इनका क्या हो गया, 1:4, 1:4, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 5:4 हो रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5:5 लाना पड़ेगा या तो 4:4 लाना पड़ेगा। इसका मतलब है, तो ये जो रिसर्चर है उसको कैसे सॉल्व करना था ये प्रॉब्लम, ये प्रोपोर्शनेट, ये देखिए अब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, 5:4 प्रोपोर्शन में नहीं है, जो जिसका आंसर आया डिसप्रोपोर्शनेट। इसका आंसर डिसप्रोपोर्शनेट इसलिए आया क्योंकि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, 5:4 आ रहा है इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट है। अगर 5:5 या फिर 4:4 आता तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाता। अभी इसी एग्जाम्पल को हम प्रोपोर्शनेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये जो बॉयज है इनका प्रोपोर्शन आ रहा है 1:5, तो हम भी इसको 1:5 करेंगे, ठीक है। 1:5 मतलब डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना होगा तो ये प्रोपोर्शन को मीट कर पाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शन को कितना करेगा तो मीट कर पाएगा, यस डेफिनेटली 16, ठीक है, 16। यानी कि इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया 80 20, तो 16 हमें सिलेक्ट करना है, 16:80 सिलेक्ट करना है, ठीक है, 16:80 सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे 20 बॉयज लेते हैं 100 में से,
और 16 गर्ल्स लेते हैं 80 में से, तो फिर इनका जो प्रोपोर्शन आ जाएगा वही आ जाएगा 1:5। 1:5, इनका भी प्रोपोर्शन 1:5 आ रहा है, इनका भी जो रेशियो है 1:5, ये भी रेशियो 1:5, तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब डिसप्रोपोर्शनेट तो आंसर है, लेकिन प्रोपोर्शनेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? बॉयज में से 20, गर्ल्स में से जब 16 को सिलेक्ट करते तो बैलेंस आ जाता। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि दोनों में इक्वालिटी नहीं है, लेकिन हम सैंपल से नहीं देख रहे हैं, हम पॉपुलेशन में से देख रहे हैं। टोटल 100 में से हमें सिलेक्ट करना है 20, तो टोटल 80 में से कितना सिलेक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए? 16। ठीक है, क्लियर हो गया बात। जिन जिन को सेशन अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर जो लोग हमारे एजुकेशन के किसी भी एग्जाम के साथ रिलेटेड हैं, अगर आप लोगों के साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में शेयर करिए, या फिर आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके एंड दे विल बी हेल्पफुल। चलिए नेक्स्ट है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। वही रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी तो आपने पढ़ा होगा क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ग्राउंडेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट जिसने दिया था उसी ने बुक लिखा है डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी बता दिया है, रॉबर्ट गैने है, हेनरी फेयोल है, ग्लासर एंड स्ट्राउस है, कट लुइन। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम है जिन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी पे काम किया है, वो है ग्लासर एंड स्ट्राउस। ग्लासर एंड स्ट्राउस ने ग्राउंडेड थ्योरी दिया है, और इन्होंने ही ये किताब लिखा है, डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। अब देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी होता क्या है? जब हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, एनवायरमेंट में जाते हैं, रिसर्च फील्ड में जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना है, हाइपोथेसिस नहीं पता होता है। जब हम यहाँ पे जाते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा यहाँ का सिचुएशन ये है। जब हम पता चलता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और यहीं से एक थ्योरी निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु इज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन मैनेजमेंट। आपने क्वालिटी तो पढ़ा होगा, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है। तो एक्सक्यूज मी, किसको माना जाता है ग्रैंड फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन मैनेजमेंट? क्वालिटी कंट्रोल के दादाजी किसको माना जाता है? ग्रैंड फादर। अब पढ़ेंगे फादर और ग्रैंडफादर में क्या फर्क है, वो भी पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल में आपको ये बताना है कि ग्रैंडफादर किसको बोला जाता है। वॉल्टर ए शेवर्ड, जैक वेल्च, एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ एम जुरन। ठीक है, कौन हो जाएंगे आंसर? बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एडवर्ड डेमिंग हो सकता है, लेकिन आंसर होगा वॉल्टर ए शेवर्ड, जिनको ग्रैंड फादर माना जाता है। अगर फादर पूछता क्वालिटी के, तो फिर एडवर्ड डेमिंग होता, जिन्होंने 7 डेडली डिजीजेस के बारे में बताया जो कि क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। वो एडवर्ड डेमिंग फादर है, ग्रैंड फादर है वॉल्टर ए शेवर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो मिस्टेक होते हैं, हमने उसको ही सिलेक्ट किया है, छोटा छोटा मिस्टेक ना हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ आइटम एनालिसिस। जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल यूज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं, या फिर जब हम कोई टेस्ट करते हैं रिसर्च में, तो हम आइटम एनालिसिस करते हैं। आइटम यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन को हम आइटम बोलते हैं। तो कौन सा एक यूज नहीं है आइटम एनालिसिस का? प्रिपेयरिंग एन अचीवमेंट टेस्ट, सिलेक्टिंग एन आइटम, रिजेक्टिंग एन आइटम, कंडक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट। थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर कीजिएगा इसका। पॉज कर सकते हैं आप लोग, आंसर देखेंगे इसका। डेफिनेटली कंडक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट को कंडक्ट करने में क्या आइटम एनालिसिस मदद नहीं करता है? नहीं करता है, क्योंकि जब हम कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तब आइटम एनालिसिस की जरूरत होती है। जब सिलेक्ट करना होता है कि, मतलब आइटम एनालिसिस में पता चल जाता है कि कौन सा आइटम हमारा जो है टेस्ट के लिए सही है, उनका डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, तो फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। या अगर देखते हैं वो बिलो परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत इजी हो गया या फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो गया आइटम, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तीनों के तीनों काम में आते हैं। लेकिन कंडक्टिंग या नहीं, मैंने तो आइटम बना लिया, मैंने टेस्ट ऑलरेडी बना दिया, जो कि मैंने बच्चों को दे दिया टेस्ट देने के लिए। अभी बच्चे बैठ के एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट के लिए मैंने टेस्ट दे दिया, वो लोग टेस्ट दे रहे हैं। अब इसमें आइटम एनालिसिस का क्या काम? ठीक है, तो जब हम प्रिपेयर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो काम आता है, लेकिन कंडक्ट करने में नहीं आता। नेक्स्ट है, हु डिफाइन एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ये असेसमेंट मेजरमेंट का क्वेश्चन है। मैंने बार बार बताया कि डेफिनेशन में से, बुक में से, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं।
तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, कि जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी है, जिसको हम कुछ कुछ भी क्वांटिटी में है, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको उसको मेजर किया जा सकता है, उसको हम मतलब नाप तोल सकते हैं। ये किसने बोला था? इवान पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन। बताइए। तो इसका आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपको जो दिख रहा है आंसर, ये नहीं होगा, ईएल थॉर्नडाइक होगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ईएल थॉर्नडाइक हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, अल्फ्रेड बिने को क्या बोला जाता है? जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो उन्होंने दोनों मिल करके जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने। ठीक है, ईएल थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर, इसको इग्नोर कीजिए, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओ आई एम सॉरी, तो यहाँ पे दो दो बार हो गया है थोड़ा सा। ईएल थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एन असेसमेंट टूल which collects students' data purposefully to show their best achievements is called as। एक असेसमेंट टूल है जिससे हम परीक्षण करते हैं, बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं पर्पसफुली, और उसको हम उनके जो बेस्ट अचीवमेंट्स होते हैं, जो सबसे अच्छा क्वालिटीज हैं, वो हम उसको डेटा में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टूल को क्या बोलते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स, इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये कौन सा हो जाएगा आपका? डेफिनेटली पोर्टफोलियो हो जाएगा। पोर्टफोलियो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि सीवी हो गया आपका, रेज्यूम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो ये क्या करता है? एक स्कूल कि टीचर या फिर प्रिंसिपल या फिर जो क्लर्क है, मतलब स्कूल का काम है बच्चों के बारे में डेटा कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, और बेस्ट अचीवमेंट्स को हाईलाइट करके रखना, ताकि उसे पता चले, जो भी जब भी आपको असेस करना चाहे उस स्टूडेंट को, उसका रिकॉर्ड देखते ही पता चल जाएगा कि वो स्टूडेंट कैसा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एक डिटेल एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, यानी स्टोरी के फॉर्म में, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इस तरीके का होता है। रूब्रिक तो पता है, ये एक टेस्टिंग टूल है जिससे हम से मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन के फॉर्म में हम उनको देते हैं, फिर इससे क्या बनता है? ये एक असेसमेंट टूल होता है जिससे आप आंसर करते हो और आपका आंसर स्टोर कर दिया जाता है, यानी ये एक क्राइटेरिया टूल है। ठीक है, कंडीशन दिया जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल तो पता है, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एनईपी 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, उसमें एक चीज बोला गया है कि मेरू एस्टेब्लिश किया जाएगा। मेरू क्या होता है? MERU, MERU क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए और आपका आंसर कीजिए, आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आंसर की ओर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? डेफिनेटली ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। एनईपी 2020 में बोला गया है हम बहुत सारे मेरू एस्टेब्लिश करेंगे। मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिन का स्टडी होगा, एजुकेशन होगा और रिसर्च होगा, वो भी आईआईटी, आईआईटीज एंड आईआईएम्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के उस स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा, ताकि वो एक मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी बन सके। ठीक है, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी बन सके। आगे बढ़ेंगे। इन द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल लीडरशिप स्टाइल है, उसमें एक लीडरशिप स्टाइल है इम्पॉवराइज्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या होता है? फाइनल रिजल्ट इसका क्या होता है? बैड प्रोडक्शन, बैड रिलेशन, गुड रिलेशन, बोथ ए एंड बी। क्या होता है इसमें? पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हो। मैनेजरियल ग्रिड अपने दिमाग में ऐसे स्टोर करके आप बनाइए कि कैसा था मैनेजरियल ग्रिड, पेन पेपर है तो बनाइए और देखिए कि इम्पॉवरेज स्टाइल में क्या होता है। ठीक है, तब तक आंसर देखते हैं हम। इसमें बोथ ए एंड बी होता है। ये सबसे घटिया स्टाइल होता है लीडरशिप का, जहां पे ना ही कोई प्रोडक्शन अच्छा होता है, ना ही रिलेशन अच्छा होता है। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। अब देखिए, ये है रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन के द्वारा दिया गया जो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, जहां पे बोला गया है ये है इम्पोवरेज स्टाइल। देखिए 1:1, यानी कि यहाँ पे रिलेशन भी 1 पे है और प्रोडक्शन भी 1, यानी प्रोडक्शन भी लोअर और रिलेशन भी लोअर। ठीक है, प्रोड्यूस पेरिस में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है लेकिन रिलेशन 0 होता है। क्लब, कंट्री क्लब में रिलेशन बहुत अच्छा होता है लीडर का अपने मतलब एम्प्लॉय के साथ, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं होता। मिडिल ऑफ द रोड में मतलब चलेगा, फिर भी एक प्रकार चलता रहता है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक,
और आपका जो रिलेशन भी ठीक ठाक। ठीक ठाक का मतलब कोई इतना बातचीत नहीं, कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं, लेकिन सबसे अच्छा होता है अच्छा रिलेशन मेंटेन भी होता है और अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, टीम स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनेजर ग्रिड मॉडल बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। तो इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज ज्ञानेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर अर्थ। ज्ञाने ने जो 9 स्टेप दिया है इंस्ट्रक्शन देने का, तो पहले वो क्या करेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। गेन अटेंशन, एलिसिट परफॉर्मेंस, एनहांस रिटेंशन, प्रोवाइड फीडबैक, स्टिमुलेट रिकॉल, प्रेजेंट द कंटेंट, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, देन असेस परफॉर्मेंस। अब इसको कोड आपको राइट साइड में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था इसलिए इधर दे दिया गया है। आपको पढ़ना है और ऑप्शन के साथ मैच करना है। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। डोंट लुक एट द आंसर, पॉज कीजिए, फिर आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप कितना जानते हो और कितना आपको लर्न करना है। तब तक हम आंसर चेक करते हैं। आंसर इज डी। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा देखिए, जब भी इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज में अच्छे से देखेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, गेन अटेंशन, यानी जब हम क्लास में जाते हैं बच्चे का अटेंशन हमें चाहिए, यानी कि फॉर इंस्ट्रक्शन आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो फिर अगर वही आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो फिर आप क्या पढ़ाओगे। पहले हमें अटेंशन गेन करना है बच्चों का, इसलिए बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग क्लास, बोलते हैं जैसे। ठीक है, हेलो एवरीवन ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अटेंशन गेन करना चाहते हैं। देन इन्फॉर्मिंग लर्निंग लर्नर्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसको हम कन्वे करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। देन स्टिमुलेटिंग रिकॉल और प्रायर लर्निंग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अच्छा कल क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेट वन पढ़ा था, ऐसे करके हम रिपीट करते हैं। प्रेजेंट द स्टिमुलस, अब क्या करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन और टीचिंग अलग है, टीचिंग में पढ़ाया जाता था, इंस्ट्रक्शन में आप स्टिमुलेट करोगे। अच्छा आज आप लोगों का ये काम है, स्टार्ट कीजिए, उनको स्टिमुलेट करेंगे। और जब वो काम करेंगे, कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, कुछ नहीं समझ सकते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ सकता है, तो आप उनको गाइड करोगे, थोड़ा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, गाइड प्रोवाइड करोगे। अब जो गाइड प्रोवाइड करने के बाद थोड़ा सा गाइडेंस, अब देखोगे कि वो परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है, चलिए आगे बढ़िए, करते चलिए, ओके वेरी गुड यू कैन डू इट, ऐसे करके उनको एलिसिट परफॉर्मेंस काम करने के लिए हम मोटिवेट करें। जब उस दौरान भी गलती होता है या फिर वो कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो आप उनको, गलती हो गया तो फिर डांटिए मत, आप उसको फीडबैक दीजिए, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अच्छा ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे करते हैं करके आप उसको प्रोवाइड फीडबैक कर सकते हो, मतलब फीडबैक दे सकते हो। फाइनली उसके बाद आता है एसेसिंग परफॉर्मेंस। अब उसने काम कर दिया, अब उसका परफॉर्मेंस जो है वो आप एसेस करते हो, कितना सही कितना गलत किया है। एसेस करने के बाद आप लास्ट में क्या करते हो, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अगर उसने सही किया है तो फिर कैसे वो उस चीज को हमेशा के लिए याद रखेगा, वो ट्रिक आप बताते हो, एनहांस रिटेंशन और ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब इसी चीज को यूज कर सकता है कैसे अपने लाइफ में, अलग अलग सिचुएशन में वो आप उसको बताते हैं। क्लियर है, ये 9 स्टेप है, अच्छे से याद रखिएगा, पूरा इजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज ऑल द थ्री एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे होगा एट्रीब्यूट्स। attributes of a scale, these are magnitude, equal interval and exact zero। हर स्केल ऑफ मेजरमेंट में तीन एट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली, बहुत जगह पे चार भी देखने को मिलता है। मैग्नीट्यूड से पहले आइडेंटिटी भी आता है एक, ठीक है, आइडेंटिटी, लेकिन कॉमन नहीं है आइडेंटिटी, कॉमन है मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल और एग्जैक्ट जीरो को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट किसने दिया था, एस एस स्टीवन ने दिया था। ठीक है, एस एस स्टीवन ने दिया था। ये वन टू थ्री, इन तीन एट्रीब्यूट्स के आधार पर उन्होंने चार प्रकार के मेजरमेंट स्केल बनाए। और स्केल का यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन से ऐसे स्केल में चारों के चारों आपको, सॉरी इन तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलता है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, किस में देखने को मिलता है। ओके चलिए देखते हैं। रेशियो स्केल, डेफिनेटली नॉमिनल स्केल में कुछ भी नहीं होता है। नॉमिनल स्केल सिर्फ इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन स्केल। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे क्लासिफाई करना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है, वैसे राम सीता जो भी नाम है वो नॉमिनल होता है। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसे रैंक करते हैं। इंटरवल मतलब क्या होता है, जैसे कि वन और टू के बीच में जितना गैप है, टू और थ्री के बीच में उतना गैप है, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम इक्वल इंटरवल बोलते हैं, यानी इंटरवल। रेशियो स्केल मतलब आपको अभी मैंने बताया 1:5 ऐसे करके होता है। ठीक है,
तो रेशियो स्केल। और ये दो जो स्केल होते हैं ये सोशल साइंस में यूज होते हैं बेसिकली, और ये जो है वो फिजिकल साइंस में यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से स्केल में चारों के चारों होते हैं, तो रेशियो स्केल में तीनों के तीनों होते हैं। मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल इंटरवल होता है, और आपका एग्जैक्ट जीरो पॉइंट या फिर लिमिट जो भी आप बोले ये होता है। इंटरवल में मैग्नीट्यूड होता है, एग्जैक्ट सॉरी इंटरवल होता है आपका इक्वल इंटरवल। ऑर्डिनल में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें पहला वाला होता है, इसमें पहला दो होता है, इसमें सब होता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। लेजीनेस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति। फिलोसफी में आ गए हैं, सांख्य फिलोसफी, जो पुरुष और प्रकृति दो डुअलिस्टिक रियलिज्म है, उसमें जो प्रकृति होता है, प्रकृति में ये जो लेजीनेस है, इसको हम किसके अंडर में ले सकते हैं। आपने त्रिगुणस पढ़े होंगे, त्रिगुणस, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति, त्रिगुणस में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में लेजीनेस आएगा। सत्व, रज, तम, ऑल ऑफ द, किस में आ सकता है। चलिए आंसर ही देख लेते हैं इसका। तमोगुण में आता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे देखिए, सत्व में क्या होता है, पोज, फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन, जॉय, यानी कि इट इज ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, ये हमेशा उसे खुशी चाहिए, प्लेजर चाहिए, प्लेजर सीकिंग होता है सत्व। रज क्या होता है, डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, पेन, यानी वो काम भी करेगा और मेहनत भी करेगा और पेन भी उसको मिलेगा। ठीक है, मतलब जो पीड़ा होता है उसे पीड़ा भी मिलेगा, और इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस पेन। बट तमस में क्या होता है, इनर्शिया, कोर्सनेस, हैवीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन, स्लॉथ, यानी लेजीनेस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब काम नहीं करना, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने के लिए। इट रेजिस्ट एक्टिविटी, कोई भी काम करने से ही अपने आप को रोक लेता है। इग्नोरेंस, इससे अज्ञानता बढ़ता है। एपैथी, मतलब आप अपने आप को कोसते हो बाद में। तो एक प्रकार का यहाँ पे मतलब आप बहुत ही लेजी हो जाते हो, ठीक है, आलसी बन जाते हो घर पे, तो ये हो गया आपका तमस। तो तमस का आंसर हो गया, मतलब वो जो लेजीनेस है वो तमस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए कांस्टेबल प्रिपेयर्स फॉर आईपीएस एंड क्लियर्स इट। एक कांस्टेबल था जो कि आईपीएस के लिए प्रिपेयर करके आईपीएस बन गया, एसपी बन गया। दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी मे बी टर्म्ड एज, ये सोशियोलॉजी से है। सोशल मोबिलिटी जो है वो किस प्रकार का मोबिलिटी है अगर कांस्टेबल कभी आईपीएस बन जाता है तो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, कर्वीलिनियर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके देखना है कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जो आपको सोशल मोबिलिटी थ्योरी, पितरिन सोरोकिन का थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना है, फिर आपको ये समझना है जो हम यहाँ पे समझाने रहे हैं, वो है कि किस प्रकार का मोबिलिटी होता है। मोबिलिटी यानी मूवमेंट होता है, तो वो वर्टिकल होता है। देखिए एक होता है हॉरिजेंटल, होता है हॉरिजेंटल, मतलब आप यहाँ पे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने एज ए क्लर्क आपने ज्वाइन किया, धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो रहा है या फिर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर क्लर्क में ही हो लेकिन आपका सैलरी बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ तक आप आ गए हो और रिटायर कर रहे हो। यहाँ पे आप क्लर्क थे और क्लर्क ही हो लेकिन आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है, या तो ऊपर या तो ऊपर से नीचे। ठीक है, आप यहाँ पे थे, जैसे कि कांस्टेबल यहाँ पे था, जब प्रिपेयर करके वो कल को आईपीएस बन जाता है तो वो क्या करता है, ग्रो करता है वर्टिकली, ऊपर तक जाता है, या फिर कोई ऊपर से नीचे अगर आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। लॉन्गिट्यूडनल कुछ नहीं होता है ऐसे, ये डिस्ट्रैक्टर है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग टाइम तक, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल है। कर्वीलिनियर मतलब कोई ऐसे ऐसे करके जा रहा है, मतलब कोई सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी होता है, आंसर हो जाएगा वर्टिकल। नेक्स्ट है, ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग वेयर द फूड इज गिवन टू द डॉग प्रायर टू द बेल साउंड इज नोन एज। एक प्रकार का कंडीशनिंग जहां पे पहले खाना दे दिया जाता है डॉग को, बाद में बेल बजाया जाता है, ये किस प्रकार का कंडीशनिंग। जिन लोगों को लगता है कि सर आप एक्सप्लेन कर दे रहे हो पहले से ही तो हमें मतलब खुद समझने दीजिए थोड़ा सा, वो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन अपीयर होते ही स्क्रीन में आप म्यूट कर सकते हो, आई मीन पॉज कर सकते हो, ताकि आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्व करो। समझ में ना आए तभी आप प्ले करो जब हम समझाते हैं। हम इसलिए समझाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजी पीजी स्टूडेंट्स हैं, एमफिल स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है। मानते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं एट द हायर स्टेज ऑल्सो, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक से सब कुछ समझना है। तो इसलिए मैं इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को भी और ऑप्शंस को भी। इसलिए हमेशा मैं ये बोलता हूँ ये वीडियो सबके लिए, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप लेक्चरर हो,
चाहे आप टीचर बनना चाहते हो या फिर लेक्चरर बनना चाहते हो, आप एमफिल कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो या फिर आप पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, सभी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारे पीजी एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, एमएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, उसके बाद आपका नेट, जेआरएफ, एमवीएस, केवीएस, पेडागोगी, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इसके थ्रू आप कर सकते हो। चलिए उन्हीं के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो सही में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और हौसला बढ़ाने के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का कंडीशनिंग होता है? एक होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग, होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, एक होता है डीले कंडीशनिंग, एक होता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर तो यहीं से भी पता चल जा रहा है कि बैकवर्ड कंडीशनिंग का। क्यों? देखिए, जब पहले हम क्या करते थे, बेल बजाते थे, बेल रिंग होता था और यहाँ पे सलाइवा सीक्रेट होता था, कुत्ते का, डॉग का सलाइवा सीक्रेट होता था और हम फूड देते थे। ठीक है, बेल बजने के साथ ही साथ उसे लगता था कि हाँ अब तो खाने आना, मतलब खाना आने वाला है, तो इसका जो सलाइवा सीक्रेट होता था और हम खाना देते। ठीक है, ये क्या होता था? एक प्रकार का कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं, पहले बेल फर्स्ट देन फूड, इसको हम बोलते थे फॉरवर्ड कंडीशन। बेल देन फूड, जब फूड के बाद दिया जाता है बेल, फूड दे दिया, वो तो अभी खा रहा है, सलाइवा सीक्रेट, अभी हम बेल बजाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये होता है बैकवर्ड, बैकवर्ड कंडीशन। डिले कंडीशनिंग मतलब बेल तो बजा दिया, बेल बजा दिया, लेकिन बहुत टाइम बाद मैं खाना दे रहा हूँ, तो ये जो सलाइवा सीक्रेट कर रहा होगा ना, तो सलाइवा बंद हो गया होगा उसका, वो बोलेगा अभी बेल तो बजा दिया, खाना तो नहीं दे रहे। जब खाना देंगे फिर से वो सलाइवा सीक्रेट। साइमल्टेनियस मतलब दोनों को, बेल और खाना, बेल प्लस फूड, दोनों को एक ही साथ देंगे, मतलब इधर बेल भी रिंग कर रहे हैं और इधर खाना भी परोस रहे हैं। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस कंडीशन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो भी, अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए और भी एमसीक्यूज चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के पीडीएफ और आपको जो भी मटेरियल्स वगैरह वहीं पे मिलेंगे, और क्लास लिंक्स तो वहीं पे मिलते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था कि फंक्शनल और फॉर्मल असेसमेंट होना चाहिए जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए। अब मैं समझा देता हूँ फंक्शनल और फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है। जैसे आप किसी चिड़िया को बोलो कि यू कॉल ए बर्ड एंड टेल देम दैट यू स्टार्ट स्विमिंग, चिड़िया को बोलोगे यू स्टार्ट स्विमिंग एंड आई विल जज यू, हम आपको स्विमिंग कैपेसिटी से जज करना चाहते हैं, तो वो चिड़िया जो है वो तो तैर नहीं पाएगा, तो फिर आप बोलोगे आप में कोई टैलेंट नहीं। वैसे मछली को बुलाओगे और बोलोगे आप उड़ के दिखाओ, यू फ्लाई हाई, वो नहीं कर पाएगा, फिर उसको रिजेक्ट करोगे। यानी हम जो उसका कैपेबिलिटी नहीं है हम उसको उस चीज से जज कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल नहीं होता है। हम जब बोलेंगे जिसका जो कैपेबिलिटी है, अगर एक चिड़िया है वो फ्लाई कर सकता है तो फिर यू फ्लाई एंड आई विल जज यू, if there is a fish you swim and I'll judge you, that is what we call as functional and formal। क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, CWSN होते हैं, उनमें किसी के पास कोई मतलब हाथ नहीं होता है, आंख नहीं होती है, मतलब वो देख नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, तो हम बोलेंगे आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपका 0 मार्क मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। वो जो कर पाते हैं, अगर वो देख नहीं पा रहे तो फिर वो बोल लेंगे, यानी ओरली बोलेंगे, ओरल उसका जो टेस्ट लिया जाएगा। जो लिख नहीं पा रहा है उसका ओरल हो सकता है, जो सुन नहीं पा रहा है वो कुछ मतलब आपको इशारा में बताएगा, वो आप उसको जज करो, उसी के साथ आप फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट आप कर सकते हो। उसको किसने रिकमेंड किया था इसको लागू करने के लिए? एनपीई 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज 2006, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि मतलब मैंने लिखा 2001 है लेकिन इसके बहुत सारे एडिशंस के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग है, लेकिन 2001 सर्व शिक्षा अभियान है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, लग तो रहा होगा कुछ और ही होगा लेकिन इसका आंसर कुछ और ही है। सर्व शिक्षा अभियान ने ही रिकमेंड किया था कि फंक्शनल और फॉर्मल असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो देखिए, आज के कोटेशन, यू आर द लोन बट पावरफुल वॉरियर इन योर स्ट्रगल, आपके स्ट्रगल में आपके साथ कोई नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ आप ही रहते हो, क्योंकि जो भी आएंगे मोटिवेट करेंगे चले जाएंगे, बोलेंगे चले जाएंगे, कुछ देर प्रिपेयर करेंगे चले जाएंगे, खाना देंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन आपके स्ट्रगल में खुद आप ही वॉरियर हो, आपको लड़ना है, आपको जीतना है, बट यू आर वेरी पावरफुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and subscribe the channel and like the session. If this class seems helpful to you, share with your friends as much as possible. Thank you guys.